नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 की शुरुआत करते हैं दिल्ली की सियासत से। यूं तो राजधानी की राजनीति ने कई बार जनता को चौंकाया है, लेकिन अब की बार मामला एक कदम आगे है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। नजीब जंग का कार्यकाल अभी भी साल भर से ज्यादा बचा था। कहा जा रहा है कि अब वो वापस एकेडमिक्स की ओर लौटना चाहते हैं। शाम के वक्त घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 4:15 का पड़ाव पार किया, एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। उपराज्यपाल ने भारत सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सियासत में फैसले कई बार चौंकाते हैं, लेकिन नजीब जंग ने उस वक्त अपना पद छोड़ा है जब उनके कार्यकाल का करीब साल भर से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ था। हैरानी इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि 16 दिसंबर को ही जंग ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी पर जाने की खबर दी थी। अगर पत्र को आधार माना जाए तो कहीं से नहीं लगता कि जंग पद छोड़ने के मूड में थे। नजीब जंग के सलाहकार अजय चौधरी ने भी कहा कि उपराज्यपाल के इस फैसले का इल्म उन्हें भी नहीं था। दूसरी पार्टियां भी हतप्रभ हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी का अपना निजी निर्णय है और हो सकता है जैसा कुछ उन्होंने सर रिपोर्ट में दिया है, शायद बताया है कि वो कुछ अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये उनका निर्णय है। नजीब जंग का अनसेरेमोनियस एग्जिट दिल्ली से हुआ है, जिसका कारण केंद्र सरकार को बताना चाहिए, और क्या डील हुई है केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में आपस में, उसको भी हम लोग जानना चाहेंगे। तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी। मैंने उनसे पूछा था कि कुछ खास वजह अभी इस्तीफे की, तो उन्होंने कहा कि बस मेरा मन भर गया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके आगे के प्लानिंग्स के लिए, जो भी भविष्य में प्लानिंग करेंगे। जंग के इस्तीफे की खबर फैलते ही सियासी हलचल मच गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नजीब जंग ने 9 जुलाई 2013 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। इस्तीफे के बाद जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है। जंग ने दिल्ली के लोगों को भी उनके सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद कहा है। खास बात यह है कि अपने इस्तीफे के वक्त नजीब जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पिछले 2 साल के लिए थैंक्स कहा है। जंग ने अपने फैसले के पीछे अपने निजी वजहों का हवाला दिया है। शुक्रवार को केजरीवाल जंग से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। जानकारी आ रही है कि इस्तीफे के बाद नजीब जंग वापस पठन पाठन यानी एकेडमिक्स की ओर लौटने वाले हैं। नजीब जंग का कार्यकाल तमाम वजहों से हमेशा सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर उन्होंने अपने फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया है। मौसमी सिंह और कुमार विक्रांत सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। ये फैसला इतना अचानक हुआ कि नजीब जंग के इस्तीफे के बारे में खुद उनके सलाहकार अजय चौधरी को भी जानकारी नहीं थी। उनसे एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने। एलजी नजीब जंग के सलाहकार अजय चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, क्या वजह रही है एलजी नजीब जंग ने इस्तीफा दिया? पारिवारिक कारणों से उन्होंने, और उनका कहना यह है कि मैं अब 66 साल का हो गया हूं और लगभग पिछले 45 वर्षों से सरकार में काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। अच्छा, उन्होंने किस तरह से इस्तीफा दिया? क्या उन्होंने खुद जाकर के इस्तीफा दिया या फिर फैक्स से, विशेष दूत के माध्यम से? जी। और ये कब इस्तीफा उन्होंने दिया? आज उन्होंने उसको भेजा है और इसी सूचना को शाम को हमारी जो मीडिया एडवाइजर हैं उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, तमाम और लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज है, मीडिया के लिए भी बड़ा सरप्राइज था, तो क्या ये सरप्राइज डिसीजन है आप लोगों के लिए भी जो एलजी हाउस में? बिल्कुल सभी के लिए, केवल परिवार के लोग, मैडम अमीना जंग और एलजी साहब की बेटियां
और उनको ही ये सूचना थी, उसके अलावा किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। तो क्या आज नजीब साहब ने कोई काम किया है, ऑफिशियल काम किया है, डेलीगेशन किसी से मिले हैं? नहीं, आज कोई काम नहीं हुआ है और ये एक आदर्श स्थिति भी है कि जब एक बार एक फैसला ले लेते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरे लिए नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा कि मैं किसी फाइल पर कोई एक्शन लूँ। कांग्रेस ने आज इल्जाम लगाया है कि अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच में कोई डील हो गई है। इसके बावजूद ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लगातार उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी रही है पिछले कई सालों से। सितंबर इस साल में डेंगू और चिकनगुनिया फैलने पर जंग और मंत्रियों के बीच में लगातार बयानबाजी हुई थी। उससे पहले अगस्त और सितंबर में दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री, इसके चलते भी काफी दिनों तक विवाद चला था। यह मामला कोर्ट में भी गया। दिल्ली सरकार के डीडीसीए घोटाले की जांच के आदेश को गैर कानूनी बताया गया था। सीएम दफ्तर में सीबीआई रेड को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनको काम करने से रोका जा रहा है। अक्टूबर पिछले साल दिल्ली कैबिनेट ने एलजी के खिलाफ प्रस्ताव तक पास कर दिया था। डीसीडब्ल्यू यानी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को एलजी ने पहले खारिज कर दिया था, बाद में जाकर ही इस नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। एसीबी चीफ में मुकेश मीना की नियुक्ति जब हुई थी तो उसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ था। मुख्य सचिव अनिंदो मजूमदार को हटाए जाने पर भी एक बार फिर से विवाद चढ़ा था पिछले साल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से मिलकर सरकार ना चलाने देने का आरोप लगाया था नजीब जंग के ऊपर। यहां तक कि आज भी पहले कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट करके कहा था कि नजीब जंग को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया है। दूसरी खबर अब आपको बताते हैं मोदी बनाम राहुल गांधी की। आजकल दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमला बोल रहे हैं। कभी राहुल पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो पलटवार में प्रधानमंत्री कांग्रेस उपाध्यक्ष पर तंज कस रहे हैं। पेश है इस ताजा जंग की कहानी। हिंदुस्तान की राजनीति में पहले सियासी शख्सियतों में इशारों में वार पलटवार होता था, लेकिन अब वो जमाना शायद पीछे छूट गया है। सीधा सीधा और खुल्लम खुल्ला हमला। ताजा सबूत सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तकरार के रूप में, जहां एक पहले वार करता है तो दूसरा पलटवार, फिर वार, फिर पलटवार। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। हम आपको बता दें कि बुधवार को राहुल गांधी ने मेहसाणा में नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार में शामिल होने के गंभीर आरोप जड़े थे। आज जब पीएम अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो जाहिर था कुछ हिसाब बराबर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने राहुल के आरोपों को सूद समेत वापस किया, जिस पर बहराइच से राहुल ने फिर से पुराने आरोपों की झड़ी लगाई। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 6 महीने में 9 बार मोदी जी को पैसा दिया गया। 40 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दलील दी कि वो देश को कैशलेस बनाकर विकास के दौड़ में फर्स्ट लाना चाहते हैं, तो बदले में राहुल ने कहा फैसला जनता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग की और लोगों को तैयार करें। अब चाय मोबाइल फोन से भी पेमेंट देकर के पिया जा सकता है, चाय मोबाइल फोन से पेमेंट लेकर के बेचा जा सकता है, हर चीज संभव है। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में जब आप यहां बटन दबाओगे, जादू में से यहां से 100 रुपए निकलेंगे और 5% कमीशन जादू से उन्हीं 50 परिवारों को मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि ये चीजें हो, मगर हिंदुस्तान पर कैशलेस थोपा नहीं जाना चाहिए। हमला प्रत्यक्ष है। शायद आज के दौर की राजनीति का ये नया आयाम है और इस नए आयाम में जुबानी तरकश से और जहर बुझे तीर निकलने अभी बाकी भी। बहराइच से
बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे पर तंज कस रहे थे तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेला। यूपी सरकार ने सूबे की 17 जातियों को दलित का दर्जा देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ये और बात है कि ऐसे प्रस्ताव को केंद्र सरकार पहले भी लौटा चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूं, काम में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना काम कर दिया, अब केवल काम के आधार पर और सब लोगों को जोड़ करके वोट लेने की बात है। चुनावी गियर में आ चुकी है सीएम अखिलेश की साइकिल। गुरुवार सुबह अचानक बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में 17 जातियों को दलित का दर्जा देने का प्रस्ताव कर अखिलेश ने यूपी के चुनावी समर में उतरने से पहले अपने तर्कश में एक और तीर जोड़ लिए। 17 जो उपजातियां हैं अब दलित मानी जाएंगी और इसका जो निर्णय कैबिनेट का हुआ है, इसके बाद विधानसभा में इसको पास कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस ऐलान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बयान जारी कर इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खोखला और हवाई चुनावी हथकंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ये पिछड़ी जातियों को गुमराह करने की कोशिश है। उधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी कुछ ऐसी ही राय जाहिर की। अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया जाता है, तो उसके मुताबिक में जो अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन का कोटा है वो भी बढ़ना चाहिए। बहरहाल विधानसभा से पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अखिलेश सरकार यूपीए के शासनकाल में भी ऐसा ही प्रस्ताव भेज चुकी थी, लेकिन उसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया था। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। नोटबंदी की वजह से होने वाली मुश्किलों की 50 दिन की डेडलाइन करीब आ रही है। वहां काले धन के कुबेरों की धरपकड़ अब भी जारी है। चेन्नई से लेकर मुंबई तक आयकर विभाग और ईडी ने आज भी छापेमारी की, जिसमें लाखों का कैश तो पकड़ा ही गया, काले धन के मास्टरमाइंड भी धर लिए गए। 2000 के गुलाबी नोटों का ये ढेर मुंबई एयरपोर्ट पर लगा है। काले धन के कलंदरों की धरपकड़ में ये सबसे ताजा कामयाबी है। दुबई जा रहे एक शख्स के पास 2000 की करेंसी वाले 28 लाख के नोट जब्त किए गए। उधर चेन्नई में आयकर विभाग का छापा आज भी जारी है। घर से 30 लाख कैश और 5 किलो सोना बरामद होने के बाद तमिलनाडु के मुख्य सचिव पद से हटाए गए राम मोहन राव के बेटे विवेक के दफ्तर पर आज आयकर विभाग ने छापा मारा। इस बीच राव के करीबी कारोबारी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन का काला पैसा सफेद करने के आरोप में कोलकाता के मशहूर कारोबारी पारसमल लोढ़ा को विदेश जाने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि लोढ़ा ने 25 करोड़ से ज्यादा के नोट बदलवाए थे। पूछताछ के लिए लोढ़ा को दिल्ली लाया गया है। गौरतलब है कि 130 करोड़ कैश और 171 किलो सोना बरामदगी के बाद सीबीआई कल ही शेखर रेड्डी को गिरफ्तार कर चुकी है। संदिग्ध खाते और लेन देन को लेकर एक्सिस बैंक एक बार फिर आयकर विभाग की जांच के दायरे में है। अहमदाबाद के मेमनगर की एक्सिस बैंक शाखा में जाकर आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक बैंक में 19 संदिग्ध खातों का पता चला है, जिसमें नोटबंदी के बाद 79 करोड़ रुपए जमा किए गए और फिर आरटीजीएस के जरिए कई कारोबारियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक के 4 अधिकारियों से पूछताछ भी की है। आप देख रहे हैं इंडिया 360। चेन्नई टेस्ट में 13 शतक जमाकर धमाल मचाने वाले करुण नायर आजकल सुर्खियों में है। टीम इंडिया के इस उभरते हुए नए स्टार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रसेश मंदानी ने। 300 रन, इतने रन कभी कभी टेस्ट मैचेस में एक टीम मिलकर नहीं बना पाती। एक खिलाड़ी ने वो एक इनिंग में कर दिखाया, अपने जीवन के तीसरे टेस्ट मैच में कर दिखाया। मैं करुण नायर की बात कर रहा हूं और करुण इस समय आज तक के साथ है। करुण, मेनी कंग्रेचुलेशंस। जब आपने ये हासिल किया था तब आपने कहा था कुछ समय लगेगा टू सिंक इन। अब कुछ दिन बीत गए, अब क्या फीलिंग है, एहसास हो रहा है ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? लोग आपको डेस्टिनीज चाइल्ड भी कहते हैं और ये आपकी जो इनफेमस स्टोरी थी उसके चलते जब आप की बोट पानी में डूब गई थी, आपकी जान जा सकती थी, आप बच निकले, इंडिया के लिए खेले, तीसरे टेस्ट में आपने 13 शतक बनाया। तो उस हादसे ने आपको क्या सिखाया? उस हादसे ने मैं यही सीखा है कि देयर इज़ मेरा स्पिरिचुअल बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया एंड वही एक मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड टू गिव यू अनदर लाइफ, वो वाला फीलिंग आया था।
हमने ड्रेसिंग रूम की खुशी देखी थी जब आपने 300 बनाया, विराट कोहली के चेहरे पे खुशी देखी थी। विराट को खासी खुशी इसलिए भी हुई होंगी क्योंकि आपका पहला जो डिसमिसल था टेस्ट क्रिकेट में, वहां पे शायद उस रनआउट में उनकी गलती थी, तो उन्हें शायद इस बात की ज्यादा खुशी होगी कि आपने आखिरकार ये हासिल कर पाया। हाँ, वो पहले से मेरे को बहुत बैक करते हैं क्योंकि मैं पहले आरसीबी में भी था, तब वो भी कैप्टन थे, तो बहुत बैक करते हैं और बहुत खुश थे कि मैं 300 बनाया और वो दिखता है टीवी पे, तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा जो भी कैप्टन बैक कर रहा है प्लेयर को। हल्की सी अपॉलॉजी भी आई थी उनकी तरफ से जब पहला डिसमिसल आपका हुआ था? हाँ ज़रूर, सॉरी तो बोले थे बट मैं तो वो छोड़ के मतलब नेक्स्ट गेम का सोच रहा था क्योंकि क्रिकेट में ये सब हो जाता है। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। आगे देखिए लालू प्रसाद से खास बातचीत, नोटबंदी, नरेंद्र मोदी और बहुत से और मुद्दों पे। आप देखते रहिए आज तक।